देखो भारत के जो है तीसरी बार जो है नए राष्ट्रीय सलाहकार किसको बनाए गए हैं, तो ध्यान रखना है आपको, ये जो बनाए गए हैं ये बनाए गए हैं साथियों अजीत डोभाल को। ठीक है, पिछली दो बार भी यही थे और तीसरी बार जो नया है वो इन्हीं को बनाया गया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं, इन पर भी फोकस रखना है। प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव कौन बने हैं साथियों, तो पी के मिश्रा बने हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन बने हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन बने हैं। बताओ देखिए कौन बने हैं प्रधानमंत्री के सलाहकार, कौन बताएगा इसका सही आंसर। तो ध्यान रखिएगा, अमित खरे को और तरुण कपूर को बनाया गया है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप कमेंट में लिखते रहिएगा ताकि आपको जो है इसका अच्छे से पता लग सके। देखो थल सेना प्रमुख कौन बने हैं, बताओ देखिए थल सेना प्रमुख कौन बने हैं। थल सेना प्रमुख बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जो है थल सेना प्रमुख बनाया गया है। जबकि साथियों नौसेना प्रमुख किनको बनाया गया है, तो दिनेश त्रिपाठी जी को बनाया गया है। नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी जी को, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। और थल सेना प्रमुख कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद देखिए भारतीय नौसेना की प्रथम महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है साथियों। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में रखना है। देखो तो वो बनी है अनामिका बी राजीव। ठीक है ना, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला हेलीकॉप्टर बनी है अनामिका बी राजीव बनी है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ना। चलो, दो वनडे मैच में लगातार दो शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर, दो वनडे मैच में दो लगातार शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो वो बनी है आपकी स्मृति मंदाना। और ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान रख लेना क्योंकि यहाँ से डेफिनेट आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा आपको याद रखना है साथियों। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो आगे देखो, भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है साथियों, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बनाए गए हैं, तो ये प्रोफेसर साइमन मोक को बनाया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, तो ये अमेरिका के हैं। ठीक है ना, प्रोफेसर साइमन मोक को इनका कुलपति यानी कि अब तो अपने प्रदेश में तो साथियों कुलपति को कुलगुरु के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का है तो इसको अपन कुलपति ही कहेंगे। ठीक है, यानी कि प्रोफेसर साइमन मोको जो अमेरिका के हैं। ध्यान रखना साथियों, जो ये एआई विश्वविद्यालय 1 अगस्त 2023 से संचालित है, किस शहर में संचालित है, तो ध्यान रख लेना ये मुंबई शहर के अंदर संचालित है। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों, उद्योग द्वारा उद्योग के लिए जो है इसको जो है संचालित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे देखो, विश्व परिषद के द्वारा साथियों वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर मान्यता किस शहर को प्रदान की गई है। ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको, यानी कि विश्व शिल्प परिषद के द्वारा वर्ल्ड शिल्प परिषद के द्वारा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर किस शहर को मान्यता प्रदान की गई है, तो ध्यान रख लेना साथियों किस शहर को मान्यता प्रदान की गई है, तो वो श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर जो जम्मू के अंदर है उसको मान्यता प्रदान की गई है। और एक खिताब पाने वाला फोर्थ क्रम का शहर है, ध्यान रख लेना। ठीक है, श्रीनगर आपको याद रखना है। विश्व शिल्प कला परिषद के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के तौर पर। ठीक है, आगे देखो, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के डीएमआरसी के नए निदेशक कौन है। दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन डीएमआरसी के नए निदेशक, तो वो है राजीव धनखड़। कौन है साथियों, राजीव धनखड़ हैं। जबकि जगदीप धनखड़ कौन है, तो वो अपने उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, मोनिका शर्मा, बिल्कुल शुभ संध्या आपको भी। चलिए भाई आगे देखिएगा, 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है साथियों, तो राहुल गांधी। और ऐसा 10 साल में साथियों इस बार हुआ है। ठीक है ना, दो बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने तब नहीं हुआ, लेकिन तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने साथियों तब जो है विपक्ष को नेता मिला है। और वो मिले हैं साथियों कौन, राहुल गांधी के रूप में इनको विपक्ष का नेता मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि 18वीं लोकसभा में साथियों प्रोटेम स्पीकर जो है किनको नियुक्त किया गया है, तो भर्तृहरि मेहताब को किया गया है। ये वरिष्ठ सांसद थे, ध्यान रख लेना साथियों। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर जो है जितने भी सदन के सदस्य हैं
उन सभी को ये शपथ दिलवाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये वरिष्ठ जो है सांसद को बनाया जाता है। नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ चर्चाएं हैं, वो जान लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में देखिएगा, ये तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है, ध्यान रख लेना। सर्वाधिक लंबे कार्यकाल वाले तीसरे प्रधानमंत्री भी हैं। क्रम कौन सा है इनका? 20वां है। पद की बात करें तो 20वें क्रम के हैं, लेकिन व्यक्तिगत प्रधानमंत्री की बात करें तो ये 15वें क्रम के हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक प्रधानमंत्री साथियों कई बार बनता है, इसलिए व्यक्तिगत रूप में कम है, ठीक है। और वैसे पद क्रम की बात करें तो ये 20वें क्रम के हैं। 3.0 मंत्रिमंडल की में ध्यान रखना, 71 मंत्रियों ने शपथ ली है। इनमें जो है 3 कैटेगरी के मंत्री होते हैं साथियों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, ठीक है। तीनों कैटेगरियों में ध्यान रखना है आपको। 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं, जबकि 5 स्वतंत्र प्रभार के जो है मंत्री हैं। ये बात भी आपको अच्छे से याद रखना है। और ये पीडीएफ आपको साथियों अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, और जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स वाला कोर्स ले रखा है, ठीक है, उन्हीं को ये मिल सकती है। देखो, यूनेस्को के द्वारा साथियों भारत का पहला साहित्यिक जो है शहर घोषित किया गया है। कल से नहीं, परसों से साथियों अपन आरएस का बैच स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही अपन इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ेंगे। हर एक प्रश्न को, हर एक फैक्ट को अपन अच्छे से कवर करेंगे, जो आपका आरएस का एग्जाम होगा। अभी से अगर आप तैयारी कर लोगे तो बाद में आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर्स को तो आपको साथियों अभी से ही घोट के पीना है, क्योंकि साथियों 45 से 50 प्रश्न जो हैं आपको इकोनॉमिक सर्वे, 45 से 50 प्रश्न अकेले आपको साथियों करंट अफेयर्स और इको सर्वे दिलवाता है। तो इन प्रश्नों पर जब आप अभी से कवर करोगे तब आपकी पकड़ रहेगी, और तभी आपका जो है प्री आराम से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक सर्वे जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है वो तो ले लेना, क्योंकि टेस्ट वगैरह आपको वहीं पर मिलेंगे। मात्र 51 रुपये का है। जो व्यक्ति आपको आपसे साथ 30-40 रुपये ओनली फॉर प्री का ही कोर्स आपको देते हैं, कोचिंग करवाते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 300 या फिर 400 रुपये में जो है आपको प्री पास करवाने की पूरी गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। अगर जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ोगे, जैसे मैं कहूँगा वैसे पढ़ोगे, जो बुक मैं आपको बताऊंगा और अगर आप उस बुक को पढ़ोगे, ठीक है, 300 या फिर 400 रुपये में आपको मैं प्री पास करवा दूंगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। पढ़ना आपको है, सोर्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलना आपको मेरे अनुसार है, ठीक है। बस इतना करना है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ज़्यादा महंगे महंगे जो है कोचिंग संस्थान आपको पकड़ने की भी जरूरत नहीं है। बस थोड़े से मार्गदर्शन की जरूरत है, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया गया है कोझिकोड, केरल, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है। ऐप आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगा, सेम चैनल के नाम से मिलेगा, तो उसको जरूर ले लेना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राजगीर बिहार के अंदर है साथियों, ठीक है ना। राजगीर बिहार के अंदर जो है नालंदा विश्वविद्यालय है, इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। देखो, 14 जून 2024 को साथियों गुजरात स्थित शहर को यूनेस्को के द्वारा दुनिया का 7वां सबसे सुंदर संग्रहालय घोषित किया गया है। तो ध्यान रखना है, ये स्मृति वन को घोषित किया गया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और सबसे पहले साथियों अपन इकोनॉमिक सर्वे करंट अफेयर्स के साथ साथ सबसे पहले अपन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को व्याख्या सहित पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी नई चीज़ें हैं उन पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। और अपन जो भी चीज़ें पढ़ेंगे ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ेंगे, हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएससी की किताबें या फिर एनसीईआरटी की किताबें, ठीक है। कोई भी गाइड वगैरह का सहारा नहीं लिया जाएगा, ठीक है, ताकि आपको जो भी है डेटा वगैरह जो भी मिले वो ऑथेंटिक मिले, ठीक है। तैयारी करेंगे अपन ऑथेंटिक सोर्स के साथ। देखो, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025 की बात करेंगे, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2025। बिल्कुल पॉलिटी अपन स्टार्ट करेंगे शुरू से ही, और 4-5 महीने लगभग है अभी तक। तो जो है आरएस प्री का नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसकी फॉर्म डेट आएगी, एग्ज़ाम डेट आएगी, तब तक जो है अपन पॉलिटी अच्छे से
कवर कर लेंगे। शायद अगर आप अच्छे से मन के साथ पढ़ोगे तो आपका 2-3 बार रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो करंट इकोनॉमिक सर्वे और पॉलिटी अगर आपने अच्छे से कर ली, थोड़ी मैथ रीजनिंग पढ़ ली, उसी में आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, और राजस्थान जीके तो शायद आपका सभी का अच्छे से होगा ही सही, ठीक है। तो प्री में आपको कोई ज़्यादा लोड लेना नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर मेंस आप अपने स्तर पर कर लीजिएगा। आपको कोचिंग लेना है कोचिंग ले लीजिए, आप सेल्फ करना चाहे सेल्फ ले लीजिएगा। मेरा काम आपका प्री तक रहेगा। उसके बाद जो है अच्छा भाई गौरव, फिर तो सही बात है भाई, हम भी रणथंभौर में आते जाते रहते हैं। तो आपके पिताजी रिटायर्ड भी हो गए, मिलना तो नहीं कभी। देखो, आगे देखो। बिल्कुल भाई, सभी को राधे राधे। देखो साथियों, विश्व रैंकिंग में भारत की जो है यूनिवर्सिटीज किस किस नंबर पर है। आईआईटी बॉम्बे, बिल्कुल किट्टू बोली आपको भी भाई, नमस्कार सभी, आपको भी राधे राधे। आईआईटी बॉम्बे की 118वीं रैंक है, भारत में इनकी पहले रैंक है, ध्यान रख लेना। आईआईटी दिल्ली 150वीं रैंक पर है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी 328वीं रैंक है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय में ये शीर्ष स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल भाई गौरव, पूछ लेंगे जब जाएंगे तब, ठीक है ना। एमसीक्यू नहीं है आज, वन लाइनर ही है। एमसीक्यू भी करवा देंगे, कल वाली क्लास में करवाएंगे जब अंतर्राष्ट्रीय वाला लेकर आएंगे, ठीक है। खुलबार युद्ध स्मारक कहाँ पर है, तो ये लद्दाख के अंदर है। खुलबार युद्ध स्मारक कहाँ पर है, ये लद्दाख के अंदर है, ठीक है, याद रखना है आपको। अब इसको अपन अलग नाम से जानते हैं, नाम कौन सा है इसका, कैप्टन विक्रम बत्रा स्मारक के नाम से भी जाना जाता है, कैप्टन विक्रम बत्रा स्मारक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एशियाई किंग यानी कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, यहाँ पर साथियों ध्यान रख लेना, गिद्ध संरक्षण केंद्र है, ठीक है ना। ये स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर स्थापित किया गया है, महाराजगंज यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित किया गया है। एशियाई किंग यानी कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है महाराजगंज उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। देखो, अब आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्पक क्या है। पुष्पक साथियों एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है ना। लॉन्च व्हीकल यानी कि इसके द्वारा कोई भी जो है रॉकेट वगैरह लॉन्च किया जाता है, ठीक है, वो व्हीकल बनाया गया है। इसको अपन LEX-02 के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया, इसरो के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि एक स्वदेशी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। पुष्पक वो है। देखो, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल यानी कि सियाचिन योद्धाओं की श्रेणी में शामिल होने वाली देश की पहली महिला कैप्टन कौन बनी है। ये प्रश्न डेफिनेट साथियों आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% पूछेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सुप्रीता सिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, सुप्रीता सिटी, ठीक है ना। देखो, देश का पहला साथियों रोंडोड्रेन जो उद्यान है वो कहाँ पर खोला गया है, रोंडोडेड्रॉन जो है उद्यान कहाँ पर खोला गया है। तो इसका ध्यान रख लेना, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही है। ये भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है ना। सभी को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। देखो, संविधान हत्या दिवस की बात की जाए तो ये कहाँ पर, ये कब मनाया जाएगा, तो संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा, इतना आपको ध्यान रखना है। देखो, ट्री मैप और सभी पेड़ों की जियो टैगिंग अपने पास रखने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है, तो वो चंडीगढ़ है। ये ध्यान रख लेना साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल भाई गौरव, सबका नाम याद रखेंगे। देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसके अपन चर्चा करते हैं, देखिएगा अध्यक्ष कौन है इसके, प्रीति सूदन बनी है अभी वर्तमान में, ठीक है। पहले, इससे पहले मनोज सोनी थे। नियुक्ति साथियों केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 316 के अनुसार इनकी नियुक्ति की जाती है।
जबकि इन्होंने स्थान लिया है मनोज सोनी का, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। देखो नीति आयोग के बारे में भी जान लो भाई। नीति आयोग का पुनर्गठन होता है, दोबारा जो इसका गठन होता है वो होता है 16 जुलाई 2024 को, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी को, उपाध्यक्ष सुमन के बेरी को बनाया गया है। और इसका गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है, किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, ठीक है। अब जब अपन एमसीक्यू क्लास लेंगे तो योजना आयोग के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, सारी चीजें अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है। भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं तो ये विक्रम मिस्त्री को बनाए गए हैं। भारत के नए विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिस्त्री, ठीक है। जबकि अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं, अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो विनय मोहन क्वात्रा बने हैं, ये ध्यान रखना है। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का जो नया चेयरमैन है वो किनको बनाया गया है, वो रवि अग्रवाल को बनाया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। स्थापना की बात की जाए तो 1 जुलाई 1955, मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई के अंदर है। किसका, एसबीआई की स्थापना होती है 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय है इसका मुंबई के अंदर, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, साथियों ध्यान रखना, ये रूस का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। और रूस के राष्ट्रपति कौन है साथियों, व्लादिमीर पुतिन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आपको अच्छे से याद रखना है साथियों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसके बाद देखिएगा साथियों, झारखंड के जो है नए सीएम कौन बने हैं, झारखंड के साथियों नए सीएम कौन बने हैं, तो वो बने हेमंत सोरेन, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल कौन है साथियों, ध्यान रखना है, श्री सीपी राधाकृष्णन है। कौन है यहाँ के राज्यपाल, सीपी राधाकृष्णन है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय में 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। देखो वो नियुक्त न्यायाधीश कौन कौन से हैं, तो नियुक्त न्यायाधीश हैं साथियों वो, एक तो न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट से आए हैं, ठीक है। और न्यायमूर्ति आर महादेवन है जिन जो भी साथियों मद्रास हाई कोर्ट से इनका ट्रांसफर होकर के यहाँ पर आए, ठीक है। देखो नियुक्ति जो है, नियुक्ति कब होती है, 16 जुलाई 2024 को इनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है साथियों, नियुक्ति तो करता है राष्ट्रपति, लेकिन इनको जो शपथ दिलाई गई है साथियों, वैसे तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, लेकिन एक और बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति कोई भी जो है इनको शपथ दिलवा सकता है। तो शपथ दिलवाई थी किसने, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो है मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा इनको शपथ दिलवाई गई थी, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाने हेतु नियुक्त किए गए थे, ठीक है। और ये कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश है। अब जब इनकी नियुक्ति होती है, उसी नियुक्ति के साथ साथ ही उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या, कुल न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है 34, वो पूरी हो गई है, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में 1 + 33 जो है कुल न्यायाधीशों की संख्या स्वीकृत है, जबकि अपने राजस्थान हाई कोर्ट में 50 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला क्या होगा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डॉक्टर BN गंगाधर को किया गया है साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है। और भारतीय न्याय संहिता 2023 कब से लागू हो गई है, भारतीय न्याय संहिता 2023 कब से लागू हो गई है, तो 1 जुलाई 2024 से इसको लागू किया जा चुका है, इतना आपको ध्यान रखना है। और देखो ग्लोबल AI शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है साथियों वो किया गया है, तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है, ध्यान रख लेना आप लोग। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है, ठीक है। वही बात की जाए साथियों, बनेरगट्टा जैविक उद्यान भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी स्थित है, तो ये बेंगलुरु के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जो है कहाँ पर है, बेंगलुरु के अंदर। अभ्यारण्य आपसे पूछे जैविक उद्यान तो बनेरगट्टा। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नामकरण किस रूप में हुआ है, तो ये हुआ है गणतंत्र मंडप के नाम में हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाले देश की 43वीं विरासत बनी है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली देश की 43वीं जो है विरासत बनी है, तो मोइदम असम बनी है, ध्यान रख लेना। और ये एग्जाम की दृष्टि से साथियों 100% महत्वपूर्ण है,
इसकी पीडीएफ मैं फिर कह रहा हूँ आपको एप्लीकेशन में मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या प्ले स्टोर से आप सेम चैनल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार कर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण स्थापना दिवस 1 जुलाई 2024 को चेकलिस्ट तैयार करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। और यह चेकलिस्ट है फेना ऑफ इंडिया। ठीक है ना। देखो इसके बाद देखो, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 दिया गया है अरुंधति रॉय, यानी कि लेखिका है ये, और अडिग और अटल लेखन है, तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा? पेन प्रिंटर पुरस्कार। ठीक है। देखो अब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, अब मुझे नहीं लगता कि सीईटी में प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। सीईटी एग्जाम में प्रश्न यहाँ से जरूर छपेगा साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। 100% यहाँ से प्रश्न छपेगा अगर करंट अफेयर्स पूछा तो, वरना आरएसएमएसएस भी तो पूछती भी बहुत कम है। जिस प्रकार से उन्होंने एलडीसी में नहीं पूछा, हो सकता है यहाँ भी नहीं पूछे, पर जरूर संभावना है कि सीईटी में जो है करंट अफेयर्स पूछा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। देखो साहित्य अकादमी केंद्रीय साहित्य अकादमी है। ठीक है। इसमें जो युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है, जो राजस्थानी भाषा के लिए तो सोनाली सुथार को, इनकी कृति का नाम है शुद्ध सौंदू जग आंगणे, यानी कि शुद्ध सौंदू जग आंगणे के लिए। जबकि हिंदी भाषा के लिए जो है युवा साहित्य पुरस्कार गौरव पांडे को दिया गया है। कृति है इनकी स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। ठीक है। और अंग्रेजी भाषा के लिए जो साहित्य पुरस्कार दिया गया है वो के वैशाली को दिया गया है। होमलेस ग्रोविंग अप के लिए इनको जो है दिया गया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तीनों राजस्थानी भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा। राजस्थानी भाषा के लिए सोनाली सुतार को, हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को, अंग्रेजी भाषा के लिए के वैशाली को। ठीक है, तीनों की कृति आपको याद रखना है, सोनाली सुतार, शुद्ध सौंदू जगांगणे। और हिंदी भाषा के लिए ध्यान रख लेना साथियों, कृति यानी कि स्मृतियों के बीच गिरी है पृथ्वी। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आरपीएससी जब अगर आरएस का जब एग्जाम होगा तो यहाँ से प्रश्न आपको डेफिनेट मिलेगा। ठीक है, आरएसएमएसएसबी भी जरूर आपसे ये प्रश्न पूछेगी। आरपीएससी का तो पता है भाई, वो तो डेफिनेट यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न पूछेगी पूछेगी। बाल साहित्य पुरस्कार, देखो बाल साहित्य पुरस्कार की अगर बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार में राजस्थानी भाषा के लिए प्रहलाद सिंह जरोड़ को दिया गया है। कृति है मारीडाणी। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए देवेंद्र कुमार को, और इनकी कृति कौन सी है? 51 बाल कहानियां। ठीक है ना। और अंग्रेजी भाषा के लिए नंदिनी सेन गुप्ता, कृति कौन सी है इनकी? द ब्लू हॉर्स अदर अमेजिंग, द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा साथियों। 18वीं संताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सुबैया नल्ला मुथु को। और नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 दिया गया है विनोद गनात्रा को। ठीक है ना, 18वीं शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है सुबैया नल्ला मुथु को। और नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया 2024 वाला विनोद गनात्रा को। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद एक युद्धाभ्यास आता है साथियों, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास। ठीक है, इसके बारे में देखिएगा। सेना, कौन कौन सी सेनाओं के मध्य में साथियों नोमैडिक एलिफेंट का युद्धाभ्यास होता है? तो ये भारत व मंगोलिया सेनाओं के मध्य में होता है। 16वां संस्करण का आयोजन होता है। प्रारंभ होता है साथियों 3 जुलाई 2024 से लेकर के। उद्देश्य क्या है साथियों इसका? उद्देश्य है कि अर्ध शहरी व पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए सैन्य क्षमता विकसित करना इसका मेन पर्पज है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो प्रोजेक्ट कुशा की बात होती है, प्रोजेक्ट कुशा की बात हो रही है, तो ध्यान रखना है साथियों। अच्छा 8 अगस्त को एग्जाम है, 8 अगस्त को एग्जाम है। 8 अगस्त या 8 सितंबर, 8 अगस्त तो शायद निकल गई यार। इसके तहत साथियों प्रोजेक्ट कुशा के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी आयरन डोम तैयार किया जा रहा है। स्वदेशी आयरन डोम जो है तैयार किया जा रहा है। तो ध्यान रखना इसका जो गठन है साथियों, नोट लगा करके लिखना। गठन 1958 ईस्वी में होता है और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष इसके समीर वी कामत हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है साथियों आपको। ठीक है ना, डीआरडीओ का गठन 1958 में होता है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, जबकि अध्यक्ष समीर वी कामत है। ये ध्यान रखना है। ठीक है,
एग्रीकल्चर योजना 2 के बारे में देखिएगा। एग्रीकल्चर योजना का जो है शुभारंभ होता है 6 जुलाई 2024 को, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, जो अपने गृह मंत्री भी हैं। और संबंध किससे है इसका? एग्रीकल्चर 2 योजना का संबंध है साथियों नैनो उर्वरक सब्सिडी से इसका संबंध है। इसके तहत किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी एग्रीकल्चर 2 योजना के तहत, ठीक है ना। किसानों को 50% सब्सिडी दी जाएगी और नैनो उर्वरक जो है सब्सिडी से संबंधित है। इसके बाद देखो वन साइट वन प्रोडक्ट योजना, वन साइट वन प्रोडक्ट योजना कार्यकाल है 5 वर्ष का। शुरुआत होती है 16 जुलाई 2024 को। किसके द्वारा? केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। और किस अवसर पर यह की जाती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 46वें स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत की जाती है, ठीक है। अरे भाई लिखा हुआ समझ में तो आ रहा है ना, हैंड राइटिंग ऐसा तो नहीं है गपड़ सपड़ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। देखो पूजा तोमर की बात करते हैं। राज्य उत्तर प्रदेश से है, जिला मुजफ्फरनगर है। इनका संबंध कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। जिला कौन सा है? मुजफ्फरनगर है, ठीक है। UFC फाइट जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है पूजा तोमर, चर्चा में है, ध्यान रख लेना साथियों। फुल नेम क्या है इसका? अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। अच्छा गौरव शर्मा कह रहे हैं 50% समझ में आ रहा है और 50% ऊपर से जा रहा है गुरु जी। अच्छा 50% तो समझ में आ रहा है ना भाई, 50% अगली बार आ जाएगा, ठीक है ना। यह दुनिया का सबसे बड़ा निर्मित मार्शल आर्ट संगठन है। 11 वेट कैटेगरी, 8 पुरुष व 3 महिला। स्थापना होती है 93 के अंदर, ठीक है। अच्छा बिल्कुल 8 सितंबर को होगी, ध्यान रखना भाई, ठीक है। करंट अफेयर्स वाले अगर प्लेलिस्ट देख लेना, पूरे मंथली वीडियोस आपको देखना है, ठीक है। सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करना है और एक बार और अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आयोजन की बात करते हैं 27 मई से 9 जून 2024। स्थल की बात करते हैं पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन होता है, ठीक है। विजेता कौन है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो पुरुष एकल विजेता है कार्लोस अल्काराज है। यहाँ से प्रश्न भाई डेफिनेट बनेगा, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ध्यान रखना है आपको। महिला एकल विजेता इगा स्विटेक है पोलैंड, और ये कई बार सीटे में भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है ना। देखो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात कर रहे हैं अपन, ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात कर रहे हैं। इसका जो है नवा संस्करण का आयोजन हुआ था, ध्यान रखना है आपको। आयोजन की बात करते हैं 1 से 29 जून को हुआ था। और मेजबान देश की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज जो है इसके मेजबान देश थे, ध्यान रख लेना। और विजेता था इसका भारत, उपविजेता है दक्षिण अफ्रीका। यानी कि ICC T20 वर्ल्ड कप के विजेता भारत है अपना, ठीक है। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका है। जबकि प्लेयर ऑफ द मैच जो है विराट कोहली को दिया गया है, इन्होंने 76 रन बनाए थे। और प्लेयर ऑफ द सीरीज दी गई है जसप्रीत बुमराह को, जो बॉलर है। मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़। सारी बातें याद रखनी है। IISR वर्ल्ड कप राइफल विश्व कप की बात कर रहे हैं अपन। आयोजन जून 2024 में होता है। आयोजन स्थल इसका म्यूनिख जर्मनी है। भारत का स्थान इसमें तीसरा है। शीर्ष स्थान इसमें चाइना है, ठीक है। भारत ने, ध्यान रखना साथ, एक तो स्वर्ण पदक जीता है और एक कांस्य पदक जीता है। अब देखिए भारत के जो विजेता खिलाड़ी हैं वो कौन है। विजेता खिलाड़ियों की बात करते हैं अपन। सरबजोत सिंह ने तो गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर, याद रख लेना आप लोग। और सिफत कौर सामरा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल किसमें? 50 मीटर एयर राइफल के अंदर, ठीक है। ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है। समझ में आ गई क्या आपको? ध्यान रखना है। विजेता खिलाड़ी सरबजोत सिंह गोल्ड 10 मीटर एयर पिस्टल, और सिफत कौर सामरा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल 50 मीटर एयर राइफल के अंदर, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो तीरंदाजी वर्ल्ड कप स्टेज 3 की बात हो रही है यहाँ पर। देखो स्टेज 3 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक बनाने वाली तिकड़ी में शामिल है महिला तीरंदाज। वो कौन कौन से? एक तो ज्योति सुरेखा है, बेनम है अदिति स्वामी और परनीत कौर, ठीक है। ज्योति सुरेखा,
ठीक है। परनीत कौर और एक है अदिति स्वामी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कुछ इंडेक्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों ना। अब आज ये क्या पता नहीं, इसको बार बार डिस्कनेक्ट होना पड़ रहा है भाई। बिल्कुल आ रहे हैं भाई, ठीक है, आ गए बस। आज पता नहीं है बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या समस्या आ रही इसमें। अरे नेटवर्क इश्यू नहीं है भाई, इसमें पता नहीं क्या समस्या आ रही है। देखते हैं, इसको सोल्व आउट करते हैं इसका। चलो। कभी कभार क्या है, ये भी थक जाता है यार आपकी तरह, पूरे दिन भर काम करता है ये भी। देखो, देखो विश्व खुशहाली सूचकांक इंडेक्स, क्योंकि एग्जाम में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है विश्व इंडेक्स सूचकांक के बारे में, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का जो स्थान है वो है 126वां, ठीक है। बिल्कुल, आरएस प्री की विज्ञप्ति आ गई और आरएस प्री का अपन बैच भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्द ही, ठीक है। कल तो नहीं, परसों से अपन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स अब अपन आरएस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। आरपीएससी के पुराने पेपर में देखूंगा किस प्रकार से जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं, अपन उसी के अकॉर्डिंग अपन करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, ठीक है। और अपन इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दो तीन सब्जेक्ट अपन एक साथ लेकर के चलेंगे। देखो, वैश्विक शांति सूचकांक भारत का स्थान है 124वां। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 124वां है, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है कौन सा? 63वां, ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। और ग्लोब जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 129वां, याद रख लेना। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान कौन सा है साथियों? तो वो लिख लेना, 82वां स्थान है, ठीक है। अब देखो, इसमें अपन कुछ राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, वो कौन सा है वो देखो। दो दो नगर निगम वाले दो शहर, जयपुर में दो नगर निगम है, जोधपुर में दो नगर निगम है, कोटा में दो नगर निगम है। देख लेना, हेरिटेज वो ग्रेटर के नाम से जयपुर में है, पूर्व पश्चिम नगर निगम जोधपुर में है, उत्तर दक्षिण कोटा में है, ठीक है। अब बजट के अंदर पाली और भीलवाड़ा में भी नगर निगम बनाने की घोषणा की गई है।
अभी जो वर्तमान में है साथियों, राज्य में 11 नगर निगम है और 11वां नगर निगम अलवर है जो नवीनतम है। लेकिन पाली और भीलवाड़ा के बाद साथियों राज्य में 13 नगर निगम हो जाएंगे, जो पाली और भीलवाड़ा बनने के बाद होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और भरतपुर व बीकानेर के लिए विकास प्राधिकरण की घोषणा भी की गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्लियर है ना। मांडलगढ़ भीलवाड़ा की बात करें तो साथियों ध्यान रख लेना, 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से डेफिनेट पूछा जाएगा अगर जल जीवन मिशन का प्रश्न पूछा तो। ठीक है, देखो हर घर नल उपलब्ध कराने वाला राज्य का प्रथम ब्लॉक कौन सा है, तो वो आपके मांडलगढ़ ब्लॉक है जो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। और 100% नल के माध्यम से जल पहुंचाया है इसने। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और दीनदयाल अंत्योदय योजना के बारे में भी ध्यान रख लेना। ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बेहतरीन योगदान को साथियों राजस्थान की स्पार्क अवार्ड दिया गया है। और निःशुल्क दवा योजना देख लेना साथियों क्योंकि पूछी जा सकती हैं। इसका शुभारंभ कब होता है, 2 अक्टूबर 2011 को। ध्यान रख लेना। और ये इस वर्ष ध्यान रखना 2024 में 76.78 अंकों के साथ राजस्थान साथियों इस योजना में प्रथम नंबर पर रहा है। तो ये बात आपको अच्छे से कवर करना है, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, देखो इसका क्रियान्वयन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान है। रैंकिंग की बात की जाए तो 26 जुलाई 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा निःशुल्क दवा योजना की रैंकिंग जारी की गई थी। और राज्य में साथियों 1828 दवाएं फ्री जो दवा है इसके तहत अनुमोदित हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और इससे ज़्यादा अपन पढ़ेंगे नहीं। और ध्यान रखना साथियों, जो ये पीडीएफ है ये आपको कहाँ पर मिलेगी, अपना जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ले लेना। ऐप का नाम ये वाला रहे, जो चैनल का नाम है, जो चैनल का नाम है साथियों वही ऐप का नाम है, ये ध्यान रखना है। इसमें आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आपको लेना पड़ेगा, वही साथियों आरएस की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और यही आपके पीएसआई की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यही कोर्स आपके सीईटी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और यही पटवार की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, इसको लेने के बाद आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है, महंगे महंगे कोर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे वाले बैच अपन स्टार्ट होने वाले हैं कल परसों से, अपन स्टार्ट कर देंगे आरएस प्री के लिए। ठीक है, सीईटी के लिए भी अपन स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सीईटी में तो साथियों राजस्थान की अर्थव्यवस्था दे रखी है, तो अर्थव्यवस्था में तो सिर्फ आपको उद्योग वगैरह, खनिज वगैरह, ऊर्जा वगैरह यही पढ़ने पड़ेंगे, कृषि वगैरह। और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि डेटा वगैरह आपके सीईटी में आएंगे भी नहीं साथियों। ठीक है ना, योजना वगैरह आएगी जो अपन इकोनॉमिक सर्वे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत साथियों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा और सभी को राम राम, सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, मिलते हैं कल ठीक 8 बजे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।